नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं में भारत के इतिहास से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसका कि ये 6वां भाग है। इसमें भी मैंने सीजीपीएससी द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न शामिल किए हैं, जिनको हम लोग डिटेल से देखेंगे। ये प्रश्न ना किसी रूप में बार बार रिपीट होते रहते हैं। सीजीपीएससी की परीक्षा हो या सीजी व्यापम की परीक्षा हो या फिर किसी भी दूसरी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा। एक बात और, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया था? तो देखो क्या था कि वर्तमान समय में जैसे भारत सरकार द्वारा कोई भी व्यक्ति अगर कुछ अच्छा काम करता है तो उसको सम्मानित किया जाता है, भारत रत्न जैसे सम्मान से, या फिर पद्म पुरस्कार है। इसके अलावा और भी दुनिया भर के सम्मान हैं, तो वो सम्मानित किया जाता है। तो यही चीज़ ब्रिटिश भारत में भी थी। कोई भी व्यक्ति अगर ब्रिटिश सरकार की नज़रों में अच्छा काम करता तो उसको सम्मानित किया जाता था। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति को नाइटहुड का सम्मान दिया गया था, ये एक प्रकार का टाइटल था। तो उसने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस सम्मान को वापस कर दिया था। तो उसका नाम आप लोगों को बताना है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और मैथिली शरण गुप्त, ये सभी साहित्यकार थे। तो इनके द्वारा किसने नाइटहुड का सम्मान वापस किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड का सम्मान दिया गया था, टाइटल दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सन 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर के अपने सम्मान को वापस कर दिया। जो भी इनको सम्मान मिला था नाइटहुड का, देखो जो असहयोग आंदोलन था, इसमें यह था कि ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना। तो जो भी ब्रिटिश सरकार से संबंधित चीज़ें थी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर अदालत हो, दफ्तर हो, जो भी चीज़ें, उनमें ये सम्मान भी आता है, क्योंकि सम्मान किसने दिया है? ब्रिटिश सरकार ने। तो इन सब चीज़ों का बहिष्कार करना, तो गांधी जी खुद उन्होंने अपनी उपाधि केसर ए हिंद वापस कर दिया था सरकार को। तो इसी चीज़ से प्रेरित होकर के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी अपना जो सम्मान है नाइटहुड, इसको वापस कर दिया था। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव नाम दिया था। इनको बोला जाता है ना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और वहीं पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ये हमारे भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नोबेल पुरस्कार जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो ये ब्रिटिश भारत में या फिर पूरे हमारे भारतीय इतिहास में पहला व्यक्ति जिसको कि इस तरह से कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ हो, जो कि पूरे विश्व में विख्यात हो, सबसे बड़ा हो, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1913 में। किस लिए दिया गया था? तो इन्होंने एक काव्य संग्रह, इनकी एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुई थी, गीतांजलि, 1912 में। पहले तो ये बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में ये इतनी विख्यात हो गई कि ये अंग्रेजी में, इसके अलावा अन्य यूरोपीय भाषा प्लस हमारे भारत की बहुत सारी भाषाओं में इसका प्रकाशन हुआ। और ये इतनी ख्याति प्राप्त कर गई कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनको फिर 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी कुछ रचनाएं आप लोग याद रखेंगे, जैसे कि गोरा हो गया, चोखेर बाली हो गया, और भी कई सारी रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी है। इनकी कहानियां भी हैं, बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं। मेरे ये फेवरेट है, मैं इनकी कहानियां काफ़ी पढ़ता हूँ। इनका जो उपन्यास है चोखेर बाली, इसके अलावा गोरा, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। तो मेरे फेवरेट ये राइटर हैं, तो आप लोग भी पढ़िएगा इनको। तो इनके संबंध में ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, एक और स्पेशल चीज़, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे भारत के राष्ट्रगान की रचना की थी, जन गण मन, हमारे भारत के राष्ट्रगान की रचना की थी। प्लस इन्होंने ही हमारे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना की थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है? आमार सोनार बांग्ला। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दो देशों के राष्ट्रगानों की रचना करने का श्रेय जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी से याद रखेंगे। इनसे संबंधित इतनी चीज़ें पूछी जाती है तो आप लोगों से बन जाएगा आराम से। अगला हम लोग बात करते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ये भी बांग्ला साहित्यकार हैं, और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, एक तो देवदास, दूसरा परिणीता। इसके अलावा एक चरित्रहीन इनका उपन्यास का नाम मिलता है। और इनके जितने भी उपन्यास थे अधिकतर में फिल्मों का निर्माण हुआ है। जैसे कि देवदास हो गया,
इनकी उपन्यास है, और देवदास पर अब तक 3 फिल्में बन चुकी है। वहीं परिणीता पर भी फिल्में बन चुकी है, चरित्रहीन पर भी फिल्में बन चुकी है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ये भी बांग्ला साहित्यकार थे। इन्होंने ना एक पुस्तक लिखी थी आनंद मठ, और इसी आनंद मठ में एक गीत था वंदे मातरम। और ये जो वंदे मातरम गीत है हमारे भारत का राष्ट्रगीत है, और राष्ट्रीय आंदोलन के समय में ये जो वंदे मातरम गीत है, क्रांतिकारियों का जो भी नेता थे उस समय, उनका ये फेवरेट गीत हुआ करता था। और बंगाल के जो युवा थे वो इस गीत को ग्रुप में गाया करते थे। उस समय वो जो कपड़ा पहनते थे, धोती पहना जाता था, तो धोती का जो किनारा वाला जो हिस्सा होता है ना, बॉर्डर वाला हिस्सा, तो वहाँ पर ये लोग वंदे मातरम लिखवाया करते थे। तो ये काफ़ी ट्रेंड में आ गया था ये गाना, और अंग्रेज इस गाने से काफ़ी डरते थे, क्योंकि उस समय के जो भारतीय थे ना, वंदे मातरम गीत गाते तो उनको एक अंदर से जो है देशभक्ति के लिए प्रेरणा उत्पन्न होती थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ से ये जो गीत है लिया गया था। आनंद मठ ना हमारे भारत में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बंगाल में, तो उसी सन्यासी विद्रोह को ध्यान में रख करके ये उपन्यास लिखा गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद चौथा मैथिली शरण गुप्त। देखो मैथिली शरण गुप्त ये भी एक साहित्यकार थे, और इनकी जो रचना है भारत भारती बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनको ना राष्ट्र कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि बोला जाता है। पूछा जा सकता है आपसे राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। और किसने इनको राष्ट्र कवि कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र कवि कहा था मैथिली शरण गुप्त जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन वैदिक संस्कृति की यहाँ ना मूल्य होना था, मूल्य। तो निम्नलिखित कथन वैदिक संस्कृति की मूल व्यवस्था से संबंधित हैं। तो वैदिक संस्कृति के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि वैदिक संस्कृति की मूल व्यवस्था से संबंधित कथन कौन कौन से। मूल व्यवस्था, इससे क्या तात्पर्य है, मूल मतलब एकदम शुरुआत में जैसी वैदिक सभ्यता थी, वैदिक संस्कृति थी, उससे कौन से कथन संबंधित है। तो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है इसमें सामाजिक धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया इसने। तो इसने ना मतलब वैदिक संस्कृति ने सामाजिक धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया। जी हाँ, शुरुआत में जो हमारे भारत में वैदिक संस्कृति या फिर कहे वैदिक सभ्यता की शुरुआत कब होती है, 1500 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व से लगभग ये जो है 600 ईसा पूर्व तक चलता है। तो जो प्रारंभिक वैदिक काल था जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, तो उसको जो है पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। तो इसमें क्या था, जो कई सारी जो चीज़ें थी ना, अच्छी चीज़ें थी, मतलब कि जो ऋग्वेद में जो लिखा गया है उसको अच्छे से पालन किया जाता था। मतलब एक ये कहना चाहिए कई आदर्श समाज था, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो इसने जो है सामाजिक धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया। उस पर दूसरा बोल रहा है इसने वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। जी हाँ, बिल्कुल। जो शुरुआती जो वैदिक संस्कृति थी ना, उसमें संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब माना जाता था। कोई भी लड़ाई नहीं, कोई भी झगड़ा नहीं, इस टाइप से कुछ नहीं होता था, क्योंकि उस समय बड़े बड़े राज्यों की स्थापना भी नहीं हुई थी। तो ये दोनों कथन सही है। तीसरा देख लेते हैं। इसने कठोर सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। देखो, जो वैदिक संस्कृति की जो मूल व्यवस्था है उसमें ना जो भी सामाजिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल भी कठोर नहीं था। इस समय वर्ण व्यवस्था भी शुरू नहीं हुआ था, हालांकि उसके जो है लक्षण देखने को मिलते हैं, लेकिन जो जाति व्यवस्था थी वो व्यक्ति के जन्म पर आधारित न होकर के कर्म पर आधारित होती थी। नहीं तो क्या हो रहा है अभी कि व्यक्ति की जो जाति है वो उसके जन्म पर निर्भर करता है। उसके पिता की जो जाति होगी व्यक्ति की भी वही जाति होगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। व्यक्ति का कर्म उसका वर्ण या जाति डिसाइड करता था। अगर व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो वह क्षत्रिय भी बन सकता था अपने कर्म के आधार पर। अगर कोई शूद्र के घर में जन्म लेता है, मतलब कि किसी कृषक के घर में जन्म लेता है, तो वह व्यक्ति विद्या अध्ययन करके पढ़ लिख करके वो ब्राह्मण भी बन सकता था शुरुआत में। तो ये कठोर नहीं था इस काल में, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 ही सही होगा। तो आपका ब आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म के संबंध में सही नहीं है। तो जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है। देखते हैं। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों में विश्वास करता है। जी हाँ, जैन धर्म जिनके विषय में हम लोग जानते हैं कि महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर थे, तो महावीर स्वामी जी से पहले
भी 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। यहाँ पर जो तीर्थंकर दिया है इसका क्या मतलब होता है? तीर्थंकर मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि इस संसार रूपी सागर से दूसरों को पार लगाए। मतलब कि ये जो संसार है जिसको भवसागर बोला गया है, अलग अलग इसको नाम दिए गए हैं, तो इस संसार रूपी सागर से पार लगाने वाला व्यक्ति तीर्थंकर कहलाता है। तो ऐसे जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं और सबसे आखिर में 24वें नंबर के महावीर स्वामी जी थे, जिन्होंने जैन धर्म को एक तरह से क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रसारित कर दिया। दूसरा है प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जी हाँ, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी ही थे, प्रथम ऋषभ देव और 24वें अपने महावीर स्वामी जी। उसके बाद बोल रहा है अरिष्ट नेमि को वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। जो अरिष्ट नेमि है ना, ये 22वें नंबर के तीर्थंकर थे। अरिष्ट नेमि 22वें नंबर के तीर्थंकर थे और इनको ना वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। अच्छा, ये जो ऋषभ देव हैं और अरिष्ट नेमि, इन दोनों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है कि ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि, इनका जो उल्लेख है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वहीं इनका जो जन्म चिन्ह है वो भी पूछा जाता है। तो जो ऋषभ देव है ना, इनका जन्म चिन्ह है वृषभ, वृषभ जिसको सांड भी बोला जाता है। वहीं अरिष्ट नेमि, इनका जो जन्म चिन्ह है वो है शंख। अगर हम महावीर स्वामी जी की बात करें तो इनका जो जन्म चिन्ह है वो है सिंह, जन्म महावीर स्वामी जी का सिंह। अगला हम लोग देखते हैं पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया था। तो देखो, जो पार्श्वनाथ जो कि 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और इनका जो जन्म चिन्ह था वो था सर्प। तो इन्होंने ना जैन धर्म के 4 सिद्धांत बताए थे। पहला बताया था इन्होंने अहिंसा, दूसरा अस्तेय, तीसरा अपरिग्रह और चौथा था अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। हाँ, 4, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ जी ने प्रतिपादित किए थे। लेकिन ये जो ब्रह्मचर्य है इसको इन्होंने प्रतिपादित नहीं किया था। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत किसने दिया था? तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आंसर आपका जो है ये हो जाएगा। ये जो कथन है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण वाला है क्वेश्चन, देख लेते हैं। कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता है। तो कथन बोल रहा है कि भारत में सभी धार्मिक विश्वासों में सूफीवाद अधिक लोकप्रिय है। तो हमारे भारत में सभी धार्मिक विश्वासों में सूफीवाद अधिक लोकप्रिय है। क्या ये कथन सही है? तो देखो, जो सूफीवाद जो कि इस्लाम से संबंधित है, क्या ये हमारे भारत में सभी धार्मिक विश्वासों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? क्या नहीं है। तो ये आपका जो है कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कारण। सूफीवाद का विश्वास है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। तो ये बिल्कुल सही है। सूफीवाद में ना ये कहा गया है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। तो यहाँ पर कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो ये आपका सही हो जाएगा। कथन गलत है, कारण सही है। कथन गलत है, कारण सही है। हमारे भारत में सूफीवाद की शुरुआत कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में, जब मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ था। और मोहम्मद गोरी का किसके साथ युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ 2 युद्ध लड़े थे तराइन नामक स्थान पर, जिसको तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध बोला जाता है। पहले युद्ध में जो 1191 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया था। और दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और उनके पूरे राज्य पर अधिकार कर लिया था। और यहीं से ना भारत में मुस्लिम साम्राज्य शुरू हो जाता है। हालांकि बाद में जब 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है तब प्रॉपर तरीके से शुरू हुआ था। लेकिन न्यू जो है अपना जो 1192 में द्वितीय तराइन के युद्ध के पश्चात शुरू हो गया था। तो इसी मोहम्मद गोरी के साथ जब ये भारत आया तो एक सूफी संत भी भारत आए इसी के साथ, जिनका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। और मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने जो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी अजमेर, जिस पर कि मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया था, तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना केंद्र स्थापित किया और वहीं से इन्होंने सूफीवाद को प्रसारित किया। मोइनुद्दीन चिश्ती जी द्वारा चिश्ती संप्रदाय स्थापित किया गया था और इनका जो मकबरा है मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में है। आज भी लोग जो है इनके दरगाह पर जाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनको गरीब ए नवाब बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
1857 की क्रांति के संबंध में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है, तो उसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला कथन बोल रहा है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह को इस विद्रोह का नेता बनाया गया। देखो, जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह, तो उसको इस विद्रोह का नेता बनाया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, जो 1857 की क्रांति है ये शुरू कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, और वो जो है आगे बढ़ते हैं दिल्ली की ओर आते हैं। 11 मई को वो लोग दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, और फिर वहाँ जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनसे निवेदन करते हैं कि आप जो है हमारे इस विद्रोह का नेतृत्व करिए। तो इनको जो है यहाँ का इसका नेता चुना गया था, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद अगला पॉइंट बोल रहा है, मतलब कि ये वाला जो है आपका सही है। अगला देख लेते हैं। यह विद्रोह केवल दिल्ली तक विस्तृत था। केवल बोल रहा है ना, केवल जहाँ बोलता है थोड़ा सा गलत होने का चांस होता है, मतलब कि ये असत्य ही होने का चांस होता है। तो केवल बोल रहा है यह विद्रोह केवल दिल्ली तक विस्तृत था। तो देखो, दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता चुन लिया। भाई, इसके अलावा भी तो दूसरे क्षेत्रों में यह क्रांति फैली हुई थी ना। झांसी में झांसी की रानी थी, लखनऊ में वहाँ की बेगमें थी, इसके बाद कानपुर में नाना साहब थे, इलाहाबाद में लियाकत अली जी थे, बिहार में कौन थे? बिहार में कुंवर साहब थे। तो क्या ये दिल्ली तक विस्तृत था? नहीं, ये तो लगभग उत्तर भारत के बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, सिपाहियों, जमींदारों एवं राजाओं ने इस विद्रोह का संचालन किया। तो ये भी सही है। देखो, जो सिपाही थे ना, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे, तो उनके साथ बहुत मतलब दुर्व्यवहार होता था। एक तरह से उनके साथ पार्शियलिटी हुआ करती थी। जो अंग्रेज सैनिक थे ना, उनको अच्छा खासा वेतन मिलता था और प्रमोशन भी जल्दी मिलता था, लेकिन जो भारतीय सैनिक थे उनको जो है ये सब चीज़ें नहीं मिलता था, वेतन भी कम मिलता था, और भी दूसरी बहुत सारी समस्याएं थी। वहीं अगर हम बात करें जमींदारों की, तो जमींदारों का भी जो है अंग्रेज शोषण करते थे। कई सारे जमींदार ऐसे थे जिनकी जमींदारियां अंग्रेजों द्वारा छीन ली गई थी, तो ये भी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध थे। वहीं राजाओं की बात करें तो जो लॉर्ड डलहौजी था, उसने हड़प नीति चला रखी थी, जिसके अनुसार किसी राजा का कोई बेटा नहीं है तो उसके पूरे राज्य को वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। उसने बड़े बड़े राज्यों को हड़प लिया था, जैसे कि नागपुर हो गया, झांसी हो गया, सतारा हो गया, संबलपुर, जैतपुर, ऐसे बहुत सारे राज्यों को उसने हड़प लिया था। इसके अलावा दूसरे तरीकों से भी उसने भारतीय राज्यों को हड़पा था, जैसे कि अवध पर उसने कुशासन का आरोप लगा करके हड़प लिया था। तो ये तमाम राजे महाराजे अंग्रेजों के खिलाफ थे और इस विद्रोह में लड़ रहे थे वो अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। तो आपका ये आपका सही हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। और मंगल पांडे जी, वो इस आंदोलन की एक प्रकार से उन्होंने नींव रख दी थी। उन्होंने जो है जो चर्बी वाले कारतूस थे उसको प्रयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, और जो हिंदू थे उनके लिए गाय पवित्र होती है, और जो मुसलमान हैं उनके लिए सूअर हराम समझा जाता है, तो वो लोग सूअर का मांस नहीं खाते हैं। तो इस चीज़ का जो है मंगल पांडे जी ने विरोध किया और उनको जो है पकड़ लिया गया, बाद में उनको मृत्युदंड दे दिया गया। ये जो है 10 मई 1857 से पहले की बात थी। अच्छा, ये जो विद्रोह है ना 31 मई 1857 को शुरू होना था, लेकिन ये जो है पहले शुरू हो जाता है 10 मई 1857 में। इसमें ना मतलब 1857 की क्रांति से एक चीज़ बहुत पूछा जाता है कि किस स्थान पर किसने नेतृत्व किया था और कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह को कुचला था। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, उसको नेता बना दिया गया था, उसको तो पूरे आंदोलन का नेता बना दिया गया था। अगर स्पेशल दिल्ली की बात करें तो वहाँ बख्त खां जो कि मुगल बादशाह बहादुर शाह का सेनापति था, और यहाँ पर अंग्रेज सेनापति हडसन और निकलसन को भेजा गया था। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर बेगम हजरत महल वो नेतृत्व कर रही थी, और यहाँ कैंपबेल को भेजा गया था। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने ना पिछले किसी वीडियो में इसी वाले सीरीज में कहीं पर कैंपबेल का नाम आया था, तो मैंने कैंपबेल के संबंध में बोला कि कैंपबेल को झांसी की रानी के विरुद्ध भेजा गया था, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। कैंपबेल को ना
लखनऊ और कानपुर भेजा गया था। वहीं अगर झांसी की बात करें तो वहाँ ह्यूरोज को भेजा गया था। तो मुझसे ये छोटा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। तो कैंपबेल को जो है लखनऊ भेजा गया, किसके विरुद्ध? बेगम हजरत महल के विरुद्ध। वहीं कानपुर की बात करें तो यहाँ पर नाना साहब जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेटे थे वो यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। ये उनके ना दत्तक पुत्र थे, तो ये कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर के निकट बिट्ठुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय को जागीर दे दी गई थी ना, और उसको पेंशन दी जा रही थी पेशवा बाजीराव द्वितीय को। लेकिन जब पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन नहीं दिया जाता है। तो इस कारण जो है नाना साहब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। और कानपुर में किस ब्रिटिश अधिकारी को भेजा गया था? तो कैंपबेल को भेजा गया था। बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में तात्या टोपे ये नेतृत्व कर रहे थे और यहाँ पर ह्यूरोज को भेजा गया था। तो ह्यूरोज ग्वालियर, झांसी इस तरफ के क्षेत्र में गया हुआ था। उसके बाद झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये नेतृत्व कर रही थी और यहाँ पर भी ह्यूरोज को भेजा गया था। तो आप लोग सुधार लेंगे, मैंने वहाँ कैंपबेल बोला था वो गलत है। तो ह्यूरोज गया था झांसी की रानी के विरुद्ध, और ह्यूरोज ने ना बोला था झांसी की रानी के विरुद्ध कि 1857 की क्रांति में लड़ने वाले क्रांतिकारियों में एकमात्र एक जो वीर योद्धा झांसी की रानी को उसने माना था। देखिए क्या था कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके जो पति थे ना गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका कोई बेटा नहीं था। तो इन्होंने ना एक बच्चे को गोद ले रखा था। तो डलहौजी ने बोला कि हम तुम्हारे गोद लिए हुए बच्चे को नहीं मानते और झांसी को हड़प लिया। तो इसीलिए ना महारानी लक्ष्मीबाई ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रही थी। इसके बाद इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में लियाकत अली ये क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और यहाँ पर अंग्रेजों ने कर्नल नील को भेजा था। बिहार की बात करें तो यहाँ पर कुंवर साहब ये जो है विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और यहाँ पर विलियम टेलर को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खां यहाँ पर थे और मेरठ में कदम सिंह ने नेतृत्व संभाले हुआ था। अगर कभी मध्य भारत पूछे तो मध्य भारत में ना तात्या टोपे जी एक्टिव थे। और हमारे छत्तीसगढ़ से कौन थे? तो वीर नारायण सिंह जी और हनुमान सिंह जी ने हमारे यहाँ से नेतृत्व किया था हमारे छत्तीसगढ़ से। तो इन पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वाधीनता आंदोलन में निम्नलिखित घटनाएं किस क्रम में हुई? तो स्वाधीनता आंदोलन के समय जो घटनाएं घटित हुई उनको क्रम से जमाना है आप लोगों को। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बहुत पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ये कब घटित हुआ था, मतलब कि ये वाला जो प्रस्ताव है कब हुआ था? तो देखो जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है ये 31 दिसंबर 1929 को लाया गया था, पारित किया गया था। देखिए क्या था कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित होता है। मतलब कि जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो रावी नदी के तट पर लाहौर में आयोजित किया गया था और इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब हुआ था यह अधिवेशन? तो 31 दिसंबर 1929 में, ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 1929 में। और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है उसको पारित किया गया। इससे पहले तक क्या हो रहा था कि किसी ने डोमिनियन स्टेट की बात की, मतलब कि ऐसा राज्य जिसमें भारतीय शासन करेंगे लेकिन ऊपरी तौर पर अधिकार किसका होगा? अंग्रेजों का होगा। इस टाइप के शासन की बात कर रहे थे। लेकिन अब क्या था, अब हमको सीधे स्वराज चाहिए, मतलब कि हम लोग खुद राज करेंगे, हमारे ऊपर कोई नहीं होना है, हमारा खुद का शासन होना है, ये बोला गया। तो ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। प्रस्ताव को जो है पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इसका नेतृत्व अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अच्छा, इसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही एक और बात कही गई थी कि अब जो है हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। देखो 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, लेकिन पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये जो है बोला गया था कि अब जो है हम लोग स्वतंत्र हैं, दिल से स्वतंत्र हैं और हर वर्ष 26 जनवरी को हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आगे चल करके जब हमारे भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ तो जो उस समय के भारत के नेता थे उन्होंने ये तय किया कि हम लोग जो है 1930 में पहली बार बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, झंडा फहराया गया।
तो इसके बाद से लेकर के पूरा जो है हर साल ये लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। तो जब भारत का संविधान तैयार हुआ तो हमारे भारत के नेतागण ने ये विचार किया कि हम लोग गुलामी के समय जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते थे उसको याद रखने के लिए हम लोग जो है उसी दिन संविधान को पारित करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को ये संविधान को पारित किया गया ताकि वो जो दिन है जो पहले हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे वो हमारे दिलों में याद रहे। तो ये चीज़ भी जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही बोला गया। तो ये कब हुआ था? 1929 में। पहला वाला 1929 में हुआ था। दूसरे वाले की बात करें तो दांडी यात्रा। दांडी यात्रा ये कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था दांडी यात्रा। देखो क्या था कि महात्मा गांधी जी ने 1930 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांग रखा। मतलब कि उन्होंने 11 मांगे रखी कि हमारी ये मांगे आप पूरी कर दीजिए, ठीक है। तो अंग्रेज जो है इन मांगों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो महात्मा गांधी जी गुस्सा होते हैं और वो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात करते हैं। अब ये समस्या थी कि आंदोलन को शुरू कैसे किया जाए, मतलब कि ऐसा कुछ किया जाए कि पूरी दुनिया की नज़र हम पर पड़े। तो महात्मा गांधी जी ने इसके लिए बढ़िया आइडिया निकाला कि उस समय क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो नमक पर कर लेती थी और नमक बनाने पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। नमक पर जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया था, प्लस जो समुद्र तट में रहने वाले जो लोग हैं ना वो लोग खुद नमक बनाते थे तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक कानून का उल्लंघन करके करूंगा। मतलब कि नमक बनाऊंगा जिससे नमक बनाने का जो प्रतिबंध है उस कानून का उल्लंघन हो, तो ये इसको तोड़ करके मैं इस आंदोलन की शुरुआत करूंगा। तो अब इसमें क्या होता, महात्मा गांधी जी सीधे गाड़ी में या ट्रेन में जाते, नमक बनाते, तो इसमें कोई मजा नहीं था। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि मैं साबरमती आश्रम से समुद्र तट तक पैदल जाऊंगा और वहां जाकर के नमक बनाऊंगा। तो क्या हुआ, तो दांडी एक स्थान का नाम है जो कि खंभात की खाड़ी में समुद्र तट पर स्थित है दांडी, और यहाँ पर भी जो है नमक बनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी ने तय किया कि हम जो है साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा करेंगे और वहाँ जा करके नमक बनाएंगे। तो तय हुआ कि 12 मार्च का दिन तय किया गया, 12 मार्च 1930। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी के लिए रवाना हुए और लगभग 358 किलोमीटर की यात्रा करके 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और वहां पर नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो ये क्या था, दांडी यात्रा, और इसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो 24 दिन तक लगातार वे चलते रहे, मतलब लगातार नहीं चल रहे थे, रात को वो जो है किसी भी गांव में विश्राम करते थे ये 78 लोग। और ऐसा नहीं है कि ये 78 लोग चल रहे थे, 78 जो लोग हैं वो साबरमती से दांडी तक थे। बाकी जब भी ये चलते थे ना, पूरे आसपास के जो गाँव के लोग होते थे वो इनके पीछे चला करते थे, और जिस भी गांव में ये पहुंचते उससे पहले ही वहां पर तैयारी हो चुकी होती इनके स्वागत के लिए। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। तो जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ये 1929 और दांडी यात्रा 1930। अगला देखते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड ये कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। देखिए क्या था कि महात्मा गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। इसी बीच चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटित हो जाती है। देखिए क्या हुआ था कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया था। जैसे कि उस टाइम पे नॉर्मल था, असहयोग आंदोलन के समय में हर जगह जो है जुलूस निकलता था, रैली निकलती थी। तो चौरी चौरा में भी ऐसा ही एक शांतिपूर्ण जुलूस निकला हुआ था, लेकिन वहाँ के जो पुलिस वाले हैं उन्होंने उस जुलूस को रोकने का प्रयास किया, बाधित करने का प्रयास किया। तो इससे जुलूस में शामिल लोग जो है भड़क जाते हैं और वो लोग वहाँ पर हिंसा कर बैठते हैं। देखो महात्मा गांधी जी का ये था कि कुछ भी हो जाए हिंसा नहीं करना है, भले आप लाठी खाओ, मार खाओ, लेकिन सामने वाले पर हाथ नहीं उठाओगे। तो यहाँ क्या होता है, चौरी चौरा के लोग जो हैं वो पुलिस वालों द्वारा जब उनके ऊपर मतलब बाधा डालने का प्रयास किया जाता है तो लोग जो है काफ़ी भड़क जाते हैं और पुलिस वालों को थाने में ही आग लगा देते हैं। तो यहाँ पर ना थानेदार सहित 21 पुलिस वाले जल करके मर गए थे। पूरे थाने में आग लगा दी गई थी। टोटल 21 पुलिस वाले मारे गए थे, जिसमें से एक थानेदार भी
था। तो ये ध्यान रखेंगे। चौरी चौरा कहाँ पर है? तो गोरखपुर में। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये इसके बाद ना, इस चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि उनके जो सिद्धांत थे कि हमको जो है हिंसा नहीं करना है और पूरे देश में कहीं भी हिंसा नहीं हुई थी, लोग जो है अहिंसात्मक ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन चौरी चौरा में इस तरह के हिंसात्मक घटना घटित हो गया। तो इससे महात्मा गांधी जी काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने जो है 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चौथा, तो ये कब हुआ था? 1922 में। 1922 में। इसके बाद बात करें क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव ये जो है 1942 में आया था, 30 मार्च 1942। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स ये इस प्रस्ताव को लेकर के आए थे। इसी कारण इसको जो है क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता था। देखो 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जो जापान है वो रंगून तक पहुंच चुका था। तो जो ब्रिटिश सरकार है वो चाहती थी कि भारत के लोग, भारत के नेता वो अंग्रेजों का साथ दें द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसीलिए वो लोग क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आते हैं और भारत के नेताओं के समक्ष रखते हैं कि हम जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जब जीत जाएंगे तो आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी, इसमें क्या होगा कि भारत के लोग शासन तो करेंगे लेकिन ऊपरी तौर पर भारत पर अंग्रेजों का ही अधिकार होगा। मतलब कि उनको जो है ब्रिटिश जो सम्राट होगा उसके नियंत्रण में शासन करना होगा। भारत के लोग शासन करेंगे लेकिन ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में। तो ये भी एक प्रकार की गुलामी थी। जबकि हमने देखा 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया कि हमको जो है सीधा सीधा अपना शासन चाहिए। तो इसी कारण ये जो डोमिनियन स्टेट वाली बात थी और भी कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो भारतीय नेताओं को पसंद नहीं आया, तो क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया जाता है। तो अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। काफ़ी लंबा मैंने इसमें इसको डिस्क्राइब किया। तो सबसे पहले कौन हुआ था? चौरी चौरा 1922 में। इसके बाद 1929 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। उसके बाद 1930 में आपका दांडी मार्च या दांडी यात्रा, और ये 1942 में। तो आप लोग लगा लीजिएगा, ये 42 आप लोग जो है कूट का मिलान कर लीजिएगा। ये रहा कूट, आप लोग मिला लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल बादशाह अकबर के विजय अभियानों का सही कालक्रम बताइए। तो मुगल बादशाह अकबर जो कि हमारे भारत के महानतम शासकों में से एक है, तो इसके जो विजय अभियान थे उसको आपको सही कालक्रम में लगाना है। मतलब कि उसने जो है पहले किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, उसके बाद किस क्षेत्र पर। तो ये जो है बहुत बार पूछा गया है, तो देख लेते हैं। तो गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात को इसने जीता था, माफ़ी चाहूँगा, गुजरात को इसने जीता था 1571 में। गुजरात को 1571 में इसने जीता था। और इसके बाद इसकी बात करें तो 1586, कश्मीर को 1586 में, असीरगढ़ को 1601 में और गोंडवाना को 1564 में। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर है 4 1 2 3, ये द आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। गुजरात विजय जो कि 1571 में हुआ था, तो इसमें ना क्या हुआ था, अकबर पहले तो जाता है गुजरात को जीत लेता है और उसके बाद वापस आता है आगरा। जैसे ही वह आगरा आया उसको सूचना मिलती है कि गुजरात में विद्रोह हो गया है। तो फिर अकबर जो है फिर से अपनी सेना लेकर के गुजरात जाता है और ये जो दोबारा वो जो गुजरात गया था ना, इसको विश्व का तीव्रतम अभियान बोला जाता है। लगभग उसने आगरा से गुजरात तक की यात्रा 11 दिनों में तय की थी और उस समय ये जो है ना पॉसिबल नहीं था। तो इसको विश्व का सबसे तीव्रतम अभियान कहा जाता है। हालांकि आज के समय में आप तो फ्लाइट से जाएंगे तो कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग साधन की अगर बात करें, उस समय जो भी घोड़े वगैरह थे तो उससे ही इन्होंने यात्रा की होगी, तो उससे 11 दिन मतलब बहुत मायने रखता है आगरा से गुजरात। तो ये 1571। उसके बाद कश्मीर की बात करें जिसको कि 1586 में जीता गया था। अच्छा, गुजरात से रिलेटेड कुछ और चीज़ें थी वो जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में
जो अकबर था ना, इसने अपनी नई राजधानी का नाम फतेहपुर सीकरी रखा। इसने सीकरी नामक गांव में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी अपने शेख सलीम चिश्ती की याद में, क्योंकि जो शेख सलीम चिश्ती है उन्होंने सीकरी में अपना केंद्र बना रखा था। तो उनकी जब डेथ हो जाती है तो उन्हीं की याद में उन्होंने, अकबर ने सीकरी में अपने नई राजधानी का स्थापना किया और बाद में गुजरात विजय के पश्चात उस सीकरी का नाम फतेहपुर सीकरी रखा। तो आज जिस फतेहपुर सीकरी को हम लोग जानते हैं उसका असल नाम सीकरी था। गुजरात विजय के पश्चात उसके नाम के आगे फतेहपुर रखा गया। वहीं गुजरात विजय के उपलक्ष्य में एक और काम किया गया, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थापित करवाया गया, बुलंद दरवाजा बनवाया गया। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग बात करेंगे अब कश्मीर विजय के विषय में। कश्मीर विजय जो कि 1585 में हुआ था, माफी चाहूंगा 1585। तो यहाँ पर ना भगवान दास और कासिम खां इनको भेजा गया था। अकबर खुद नहीं गया था, गुजरात अकबर खुद गया था, लेकिन कश्मीर में राजा भगवान दास और कासिम खां को भेजा गया था और ये लोग जो है कश्मीर को जीत लेते हैं। कब? 1586 में। और इसके कुछ वर्षों बाद अकबर खुद कश्मीर की यात्रा पर जाता है। इसके बाद बात करेंगे असीरगढ़ की, जिसको 1601 में जीता गया था, जो कि दक्कन में स्थित था असीरगढ़। और असीरगढ़ जो है, असीरगढ़ का जो अभियान था वो अकबर का अंतिम विजय अभियान था। इसमें भी अकबर स्वयं गया था, ध्यान रखेंगे। जो गुजरात है, असीरगढ़ है, इसमें अकबर ने खुद नेतृत्व किया था और असीरगढ़ जो है अकबर का अंतिम विजय अभियान था। इसके बाद बात करेंगे गोंडवाना। गोंडवाना जिसको 1564 में जीता गया था, इसमें ना अकबर ने आशफ खां को भेजा था। और इस समय गोंडवाना के शासक कौन थे? यहाँ पर शासक नहीं थी, शासिका थी, रानी थी, रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती जो है अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ती है, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हो जाती है। तो ये सभी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा और अकबर के तमाम विजय अभियानों के विषय में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से क्रम से जमाने के विषय में पूछा, मतलब इस तरह से क्रम से लगाने को बोलता ही है। सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो या कोई भी परीक्षा हो, देखो ये जितने भी क्वेश्चन है ना खाली सीजीपीएससी के लिए काम में आएंगे ऐसा नहीं है। आप सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हो, मतलब किसी भी परीक्षा की आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो जिसमें इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन वहां आने की संभावना बनती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य पर निम्न राजवंशों ने शासन किया। तो देखो विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया था। तो पहला दिया हुआ यहाँ पर तुलु, दूसरा अरविडु, तीसरा दिया है संगम, चौथा दिया है शालू। तो इनको ना क्रम से जमाना है, जहां तक, हाँ इनको क्रम से जमाना है। तो जमा लेते हैं क्रम से कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। तो देखिए सबसे पहला जो था संगम वंश, दूसरे में आता है सालू वंश। सालू को ना सुलुव भी लिखा जाता है, सुलुव। तो ये दूसरा, उसके बाद ये तुलु, उसके बाद अरविडु। मतलब आपका क्या आंसर होगा? 3 4 1 2। देख लेते हैं 3 4 1 2, तो ये आपका सही आंसर होगा। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के विषय में। तो विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश था संगम वंश। तो संगम वंश की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने कब की थी? 1336 में। तो इस प्रकार से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में। और इनके द्वारा जो वंश चलाया गया उसको संगम वंश के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम संगम था, तो उसी नाम पर इन्होंने जो है संगम वंश नाम रखा। कब हुआ था स्थापना? तो 1336 में। इस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। वही मोहम्मद बिन तुगलक जिसको उसकी असफल योजनाओं के कारण पागल सुल्तान, विरोधी गुणों का मिश्रण आदि नामों से जाना जाता है। तो हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, ध्यान रखेंगे। तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और पहले हरिहर ये शासक बनता है, दूसरे नंबर में बुक्का शासक बनता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला इसके बाद जो वंश हुआ सालू, शालू अथवा सुलू। अच्छा, जो संगम वंश है ना, इसका शासनकाल 1336 से 1485 तक था। 1336 से 1485 तक था और विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाला सबसे लंबे समय तक संगम वंश ही था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा सालू वंश। तो देखो सालू वंश की स्थापना हुई थी 1485 में। देखिए क्या था कि जो संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष। क्या नाम था? विरूपाक्ष।
विरूपाक्ष, ये संगम वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या कर दी इसके ही पुत्र ने, विरूपाक्ष की हत्या कर दी उसके पुत्र ने। ये विरूपाक्ष द्वितीय था, ध्यान रखेंगे, इसके पुत्र ने ही इसकी हत्या कर दी। तो इससे जो है साम्राज्य में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया। ऐसे समय में चंद्रगिरी, जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रांत हुआ करता था, तो चंद्रगिरी के प्रांतपति सालुव नरसिंह के सेनानायक नरसा नायक ने सालुव नरसिंह को आमंत्रित किया विजयनगर साम्राज्य में बैठने के लिए, शासन करने के लिए। देखो, चंद्रगिरी का प्रांतपति था कौन था? सालुव नरसिंह, और सालुव नरसिंह का सेनानायक था नरसा नायक। तो सेनानायक नरसा नायक ने अपने स्वामी, जिसके अंडर वो काम करता था, सालुव नरसिंह, उसको बोला कि आप जो है चंद्रगिरी के प्रांतपति नहीं, आप तो पूरे विजयनगर के शासक बनने की योग्यता रखते हो। तो उसने जो है अपने, जिसके अंडर वो काम करता था, उसको जो है निमंत्रित किया कि यहाँ का राजा मार दिया गया है, आओ और अपना जो है सत्ता स्थापित करो। तो इस तरह से सालुव नरसिंह ने संगम वंश में दूसरे राजवंश सालुव वंश की स्थापना की थी। और इस घटना को ना विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में, मतलब ये जो घटना घटित हुई थी, विरूपाक्ष की हत्या हुई, सालुव नरसिंह आकर के अपनी सत्ता स्थापित करता है, तो इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बला पहाड़ कहा गया है। बला पहाड़, बला पहाड़, बला पहाड़ मतलब बल का प्रयोग। तो बल के प्रयोग के द्वारा सत्ता को बदला गया, इस तरह से। अगला है, इसके बाद जो तीसरा राजवंश आया वो था तुलु वंश। देखो, जो सालुव वंश था ना, जो कि 1485 में शुरू हुआ था, ये मात्र 20 वर्ष चला, 1505 तक। तो 1505 में तुलु वंश की स्थापना होती है। 1505 में तुलु वंश की स्थापना होती है। क्या हुआ था कि जो सालुव वंश का जो आखिरी शासक था, इमाडी नरसिंह, ये था। तो इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने। नरसा नायक वही था जिसने अपने स्वामी सालुव नरसिंह को विजयनगर साम्राज्य में सत्ता स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। तो जो नरसा नायक का पुत्र हुआ वीर नरसिंह, उसको लगा कि भाई मेरे पिता ने यहाँ पर आमंत्रित किया था दूसरे को, तो भाई हम भी तो शासक बन सकते हैं। तो नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने सालुव वंश के अंतिम शासक इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी और तुलु वंश की स्थापना की। तो अब तुलु वंश ये जो है 1770 तक 1570 तक रहेगा तुलु वंश। तुलु वंश में ही विजयनगर साम्राज्य और हमारे भारत के एक महानतम शासक कृष्णदेव राय हुए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। उन्हीं अष्टदिग्गजों में से एक थे तेनालीराम कृष्णन। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद चौथे राजवंश की बात करें, अरविडु वंश। अरविडु वंश की स्थापना हुई थी 1570 में, जो कि लगभग 1652 तक चला था। अरविडु वंश का संस्थापक कौन था? तो तिरुमल। तिरुमल ने तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव की हत्या करके अरविडु वंश की स्थापना की थी। अच्छा, प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में लड़ा गया था, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव के समय ही लड़ा गया था। और इसके 5 वर्ष बाद अर्थात 1570 में जो तिरुमल है उसने सदाशिव को हटा करके खुद अरविडु वंश की स्थापना की। तो ये सब चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? देखो, जो तक्कोलम का युद्ध है ना, ये दक्षिण भारत में लड़ा गया था। दक्षिण भारत में लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। तो अलग अलग ऑप्शन दिया है, देख लीजिएगा। चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, राष्ट्रकूट। तो ये जो युद्ध है तक्कोलम का युद्ध, ये किनके बीच लड़ा गया था? तो चोल और राष्ट्रकूट शासकों के बीच लड़ा गया था। तिथि की अगर हम लोग बात करें तो स्पष्ट नहीं है। ये लगभग 10वीं शताब्दी के ना आरंभिक कुछ दशकों में हुआ था ये युद्ध, तक्कोलम का युद्ध। कौन कौन से शासक थे? तो चोल वंश का शासक था परांतक प्रथम, परांतक प्रथम, और राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय। देखो, एक था कृष्ण प्रथम जिसने क्या कहते हैं अजंता की एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था, कैलाश मंदिर बनवाया था ना, तो वो कृष्ण प्रथम था। तो यहाँ पर राष्ट्रकूटों में कृष्ण तृतीय और चोल शासक था परांतक प्रथम। तो दोनों के मध्य जो है तक्कोलम का युद्ध होता है। और इसमें जो परांतक प्रथम है अर्थात जो चोल हैं, ये हार जाते हैं, बुरी तरह से हार जाते हैं। और जो कृष्ण तृतीय है ना, ये फिर चोल शासकों की जो राजधानी थी कांची, यहाँ पर अधिकार कर लेता है। साथ ही साथ तंजावुर, ये भी इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो इन दोनों नगरों पर अधिकार कर लेता है कौन? कृष्ण तृतीय, कांची और तंजावुर में। और ये जो है एक उपाधि धारण करता है, जो कि पूछा जाता है किसके द्वारा धारण किया गया था?
कांचीयुम, पहला है कांचीयुम और इसी के साथ में है कांचीयुम, इसी के साथ में है तंजेयम, तंजेयम कोंड, तंजेयम कोंड, कांचीयुम तंजेयम कोंड। ये जो है उपाधि किसने धारण किया था? कृष्ण तृतीय ने। उसने कांची और तंजावुर दोनों पर अधिकार कर लिया, दोनों को जीत लिया। उसी उपलक्ष्य में इसने जो है कांचीयुम तंजेय कोंड की उपाधि धारण की थी। इसका मतलब क्या होता है? कांची और तंजावुर का विजेता, कांची और तंजावुर को जीतने वाला। तो ये पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कौन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो नीचे कुछ नाम दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं था। तो देख लेते हैं, पहला हरिसेन। तो देखो हरिसेन, ये इसने समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, तो भाई ये तो संबंधित होगा ही होगा। तो हरिसेन संबंधित था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। साथ ही साथ हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक भी था, संधि विग्रहक, ये विदेश मंत्री युद्ध मंत्री हुआ करता था। साथ ही साथ ये कुमार मात्य भी था, महादंड नायक भी था। 3 पोस्ट थे इसके पास, ध्यान रखेंगे। एक तो संधि विग्रह, मैं लिख ही देता हूं, संधि विग्रह। दूसरा था कुमार मात्य, कुमार मात्य। उसके बाद था महादंड नायक। ये जो 3 पोस्ट है किसके पास था? हरिसेन के पास। और साथ ही साथ इसने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख मिलता है। ये जो दूसरा है ध्रुव मूर्ति, ये जो ध्रुव मूर्ति है ये हरिसेन का पिता था, प्लस इसके पास एक पोस्ट था बंधनागाराध्यक्ष, बंधनागाराध्यक्ष। इस पोस्ट पर ये कार्यरत था ध्रुव मूर्ति, जो कि हरिसेन का पिता था। आपसे पूछा जा सकता है हरिसेन का पिता कौन है? तो वो था ध्रुव मूर्ति। इसके बाद है तिलमहक। देखो तिलमहक ये भी जो है समुद्रगुप्त का समकालीन था, मतलब समुद्रगुप्त के दरबार में था और एक अधिकारी के रूप में यहाँ कार्यरत था। तो ये तीनों जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है, समुद्रगुप्त के यहाँ काम करते थे। तो कौन संबंधित नहीं है ये पूछ रहा है, तो पर्णदत्त ही इसका आंसर होना होगा। तो देखो पर्णदत्त जो है ये समुद्रगुप्त के बाद के शासक हुए स्कंदगुप्त, उसके समय का स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में पर्णदत्त सौराष्ट्र का प्रांतपति हुआ करता था। सौराष्ट्र आज का जो गुजरात है ना, उसको सौराष्ट्र भी बोला जाता है। तो स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त सौराष्ट्र का प्रांतपति था और इसका एक पुत्र था चक्रपालित। चक्रपालित ये किसका पुत्र था? पर्णदत्त का पुत्र था। तो देखिए सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सरोवर का निर्माण करवाया था, एक झील बनवाया था जिसको सुदर्शन झील के नाम से जाना जाता है। सुदर्शन झील किसने बनवाया था इस झील को? तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने, सुदर्शन झील। तो ये जो झील है इसका पूर्ण जीर्णोद्धार करवाया था किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त को पता चला कि भाई सौराष्ट्र क्षेत्र में कोई पुराना प्राचीन समय का कोई झील है जिसको कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया है। तो स्कंदगुप्त ने इस झील का जीर्णोद्धार करवाने का निर्णय लिया और यह कार्य किसको सौंपा गया? सौराष्ट्र के प्रांतपति, सौराष्ट्र का जो प्रांतपति था पर्णदत्त, इसके पुत्र चक्रपालित को यह कार्य सौंपा गया। मतलब आज के समय में भी जैसा होता है ना, जो अधिकारी होते हैं उनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनको इस टाइप का ठेका वगैरह मिल जाता है। तो उस टाइम पर भी यही हुआ। जो पर्णदत्त था जो कि सौराष्ट्र का प्रांतपति था, तो उसी के बेटे चक्रपालित को टेंडर मिला या ठेका मिला सुदर्शन झील को रिनोवेट करने का, मतलब इसको जो है जीर्णोद्धार करने का। तो चक्रपालित वह व्यक्ति है जिसने सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार का कार्य किया। किसके तरफ से? स्कंदगुप्त की ओर से। और इसने ना यहाँ पर एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पर्णदत्त स्कंदगुप्त से संबंधित था। इसी के साथ हमारे आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज आप लोगों को कैसा लग रहा है, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या फिर मैंने जो चीजें बताई है आप लोगों को लगता है कि वो गलत है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।